Question number 11. When one electron is taken towards the other electrons, then the electric potential energy of the system dot. Option A decrease, option B increase, option number C remains unchanged, and option number D becomes 0. Select the answer within 10 seconds. Correct answers of these questions is B increase. माय डियर स्टूडेंट, अब हम करेंगे सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन करेंगे। इसमें क्या दिया गया है पहले इसको हम चर्चा करते हैं, इसके बाद फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उस पर हम ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन है व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टुवर्ड द अदर इलेक्ट्रॉन। कहने का एक मतलब है एक इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास ले जाते हैं देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी। ऑप्शन ए है डिक्रीज होगा, बी है इंक्रीज, सी ऑप्शन है रिमेन कांस्टेंट, जैसा कि डी है बिकम 0। तो इसका सोल्यूशन हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं सपोज दैट, यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, ये 1 है, ये 2 है। इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं r है, ठीक है। मान लेते हैं इस पे वर्क हो रहा, कार्य हो रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो मान लेते हैं इस पे चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो -e होगा और इस पे भी -e होगा। अगर इसके बेसिस पे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी U क्या होता है, K -e मतलब Q1 Q2 अपॉन R होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो इसके बेसिस हम क्या लिख सकते हैं, K E माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, K E स्क्वायर बाई R। ये तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, K E स्क्वायर बाई R होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डायरेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है कि एक को दूसरे के पास ले जा रहे हैं। अगर हम इसको मूव करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को B के डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, तो इसमें वर्क डन क्या होगा। जैसा कि हमें पता है कि वर्क डन होता है Q इंटू V होता है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे वर्क किसके अकॉर्डिंग होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क के बराबर होता है। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं Q है, V क्या होता है KQ अपॉन R। तो बात वही हुई। तो ये वर्क डन यहाँ पे हमें निकालना है और ये वर्क डन किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। लेकिन यहाँ बताया गया है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट है वो सेकंड की डायरेक्शन में मूव कराया जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि अगर हम उसकी दूसरा फिगर यहाँ बनाते हैं, अगर इसी को, ये 2 है और इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है। जब इसको हम इस साइड में मूव कराएंगे तो मान लेते हैं ये यहाँ था, अब ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया 1। तो क्या हो जाएगा, इसका जो R है R कम हो जाएगा, मतलब R डैश विल बी लेस देन कैपिटल R। अगर हम इसको मूव कराते हैं तो इसकी पोजीशन ये हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि R डैश इज लेस देन R। कहने मतलब R की वैल्यूज, R डैश जो वैल्यूज हम यहाँ कंसीडर किए हैं, जब 1 को 2 की डायरेक्शन में बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि इसका जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो U इक्वल टू क्या है, के ई बाई स्क्वायर बाई R होता है। जबकि यहाँ पे हम कहें कि U अगर ये कांस्टेंट निकाल दें तो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होती है। अगर R कम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, अगर R मैक्सिमम होता है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे क्या केस आ रहा है, R की वैल्यू जो है, R डैश की वैल्यू जो हमने निकाला, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं किया गया कि R कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कहा गया टुवर्ड द सेकंड इलेक्ट्रॉन तरफ मूव करा रहे हैं। तो अगर उस साइड में ले जाते हैं तो उसकी रेडियस कम होती है, मतलब इसकी डिस्टेंस जो R है वो कम होगी। अगर ये डिस्टेंस कम होगी तो ये U ज्यादा होगा। तो यहाँ R इज क्या होगा, डिक्रीज। R डिक्रीजेस। जब R डिक्रीज हो रहा, इफ R इज डिक्रीजेस देन क्या होगा, देन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, विल इंक्रीज। ओके, विल इंक्रीज, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इसमें इंक्रीज हो रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन कहा जाए कि R इज डिक्रीजेस तो हमें पता चल जाएगा, इस फार्मूले से हम डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन यहाँ अपने को समझना है कि कम क्या हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द सेकंड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में ले जा रहे हैं
तो उसका डिस्टेंस कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब आर लेस हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो इसका ऑप्शंस क्या है, आंसर का इसका ऑप्शंस आपने कौन सा दिया था, पहला डिक्रीज था, दूसरा इंक्रीज था, तो वी ऑप्शन करेक्ट है, ये इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, 8 drops of mercury of equal radii possessing equal charges combine to form a big drop compared to each individual small drop is ... Option A 8 times, option B 4 times, option C 2 times and option D 32 times. Select the correct answer within 10 seconds. Correct answer of this questions is C 2 times. हमारे डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी कैसे आएगा। ठीक है, 2 टाइम्स कैसे आएगा, जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था 8 ड्रॉप्स ऑफ द मर्क्यूरी इज इक्वल रेडियस पोजेसिंग इक्वल चार्ज कंबाइनिंग टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। कहने का मतलब ये है 8 छोटे छोटे मर्क्यूरी के ड्रॉप्स के इक्वल ड्रॉप्स है रेडियाई के, अगर 8 ड्रॉप्स से मिल करके एक बड़ा ड्रॉप बनाया जाता है तो इसकी कैपेसिटेंस इस बिगर ड्रॉप कंपेयर टू ईच इंडिविजुअल स्मॉल ड्रॉप के कंपैरिजन में इसकी वैल्यूज क्या होगी। कहने का मतलब जो रेडियाई है, रेडियस है, बिग जो हमारा ड्रॉप है उसकी रेडियस कितनी होगी किसके कंपैरिजन में, स्मॉल ड्रॉप ऑफ द मर्क्यूरी से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया था 8 टाइम होगा, 4 टाइम होगा, 2 टाइम्स होगा और 32 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे आंसर जो तुम्हारा दिया गया है वो 2 टाइम्स है, जो हमने बताया ये करेक्ट है। तो कैसे है इस पे हम चर्चा करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कोई ड्रॉप्स है, मान लेते हैं ये एक ड्रॉप है, बड़ा ड्रॉप है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये किसके बराबर है, ये छोटे छोटे 64 8 ड्रॉप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये 8 ड्रॉप से मिलके बना है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये ड्रॉप्स है, ड्रॉप ये क्या है, बिग ड्रॉप है और ये स्मॉल ड्रॉप है, ड्रॉप माने बूंदे। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो बिग ड्रॉप है ये इसमें स्मॉल 8 मतलब स्मॉल ड्रॉप के इक्वल है। सपोज दैट इसकी रेडियस जो है यहां से कैपिटल आर है। ठीक है, तो यहां पे लिखिए रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल टू कैपिटल आर एंड रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप स्मॉल आर। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 2 ड्रॉप हैं तो दोनों का वॉल्यूम, जो वॉल्यूम स्मॉल 8 ड्रॉप का है वो इसके बराबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल टू 8 वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ये जैसे बनाया गया 8 स्मॉल ड्रॉप है, इसका जो वॉल्यूम होगा 1 का उसके 8 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दें तो बिग के बराबर होगा। तो एनीवन कैन सी व्हाट इज फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कितने लोग बता सकते, चलिए बताइए। आशीष एंड से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, चलिए क्या होगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर, ये आर क्यूब होता है। दिस इज द फार्मूला ऑफ दैट। अब यहाँ पे हमने बिग के लिए क्या कैपिटल आर लिया है, लेकिन स्मॉल ड्रॉप के लिए हमने क्या लिया है, 8 ड्रॉप्स होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके बराबर होगा, 8, और इसकी वैल्यूज क्या आएगी, 4/3 पाई आर क्यूब। फार्मूला तो एक ही होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ड्रॉप क्या है, 1 टाइप्स ऑफ द स्फीयर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। तो चलिए फिर 4π/3, 4π कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल कर दो। अब क्या बचता है, आर क्यूब इक्वल टू 8r क्यूब। अगर हम क्यूब रूट लेते हैं तो r इक्वल टू क्या होगा, 2r होगा। तो कहने का मतलब है जो बिग ड्रॉप है उसकी जो रेडियस होती है स्मॉल ड्रॉप के रेडियस की
2 टाइम्स होगी। कहने का मतलब डायमीटर ऑफ द स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका? करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर सी ही होगा ना, 2 टाइम्स। आप देख सकते हैं जो विग है जो हमने निकाला उसका रेडियस स्मॉल के 2 टाइम्स होना, 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ दैट। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, 64 drops each having the capacity C and potential V are combined to form a big drop. If the charge on the small drop is Q, then the charge on the big drop will be dot dot. Option number A 2Q, option number B 4Q, option number C 16Q and option number D 64Q. Select the correct answer within 10 seconds. Answer of these questions is option number D 64Q. हाँ दोस्तों, अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन किया था, मतलब एमसीक्यू जो हमने सेलेक्ट किया था वो डी था 64Q। मगर क्यों? अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं, क्यों होता है, कैसे होता है। आप लोगों को तो आता ही है, फिर आप आंसर सेलेक्ट कर पाए कि नहीं कर पाए अभी देखते हैं। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन है क्या, हम एक बार रीड करते हैं फिर से कि 64 ड्रॉप्स ईच हैविंग द कैपेसिटी C एंड पोटेंशियल क्या है V आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। इफ द चार्ज ऑफ द स्मॉल ड्रॉप इज Q, कहने का मतलब हमारे पास 64 ड्रॉप की कैपेसिटी का कोई ड्रॉप है, बिग ड्रॉप है। ठीक है, उसका चार्ज क्या है उस पर वो हमें बताना है। इफ द चार्ज ऑफ द स्मॉल ड्रॉप इज Q, देन चार्ज ऑफ द बिग ड्रॉप विल बी। तो कहने का ये मतलब है कि बिग जो हमारा बड़ा सा ड्रॉप है उस पे चार्ज कितना होगा ये हमें बताना है। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या है 4 ऑप्शंस पढ़े थे, 2Q मतलब A, B ऑप्शन था 4Q एंड C था 16Q एंड D था 64Q। कहने का मतलब हमें चार्ज ही बताना है। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, पहले उसमें चार्ज लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, जो वैल्यूज दी गई है यहाँ हम बता रहे हैं, मान लेते हैं। लेटस कंसीडर हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, लेट हम कर रहे हैं कि सपोज दैट स्मॉल चार्ज ऑफ स्मॉल ड्रॉप इक्वल टू Q, जो कि दिया गया है, हम लेट नहीं करना है, दिया गया है। चार्ज ऑफ द स्मॉल ड्रॉप इज Q है और हमें बताना है कि 64 ड्रॉप्स हैविंग टू कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी कैपिटल C है, पोटेंशियल क्या है B है, कंबाइंड टू ये बिग ड्रॉप, एक बहुत बड़ा ड्रॉप बनाया गया है। तो उसके चार्ज क्या होगा हमें बताना है। तो हमें बताना है चार्ज ऑफ स्मॉल चार्ज Q। मान लेते हैं कि जो लेटेस्ट कंसीडर सपोज दैट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सपोज दैट चार्ज ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल टू कैपिटल K। ठीक है, यहाँ पे बताना चाहते हैं कि 64 ड्रॉप्स हमारे पास, जो हमारा बिग ड्रॉप है वो किसके बराबर है, 64 ड्रॉप के बराबर। टोटल ड्रॉप्स कितने हैं, टोटल स्मॉल ड्रॉप 64। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ, जो टोटल वॉल्यूम है वो हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, तो जो वॉल्यूम है इसका टोटल इसके बराबर होता है। हम मानते हैं इसका वॉल्यूम Q है और इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, हमारे पास कितने ड्रॉप्स हैं, कितने हैं 64 है। तो 64 वॉल्यूम ऑफ 64 ड्रॉप के बराबर ये बिग ड्रॉप का वॉल्यूम होगा। तो हम मान लेते हैं ये कितनी वैल्यूज है, तो इससे कंपेयर करके हम बिग ड्रॉप तो बना लिए। ठीक है, ये हमारा बिग ड्रॉप हो गया और ये 64 जो है स्मॉल ड्रॉप्स है, बिग ड्रॉप लिख दो। ठीक है,
तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 64 ड्रॉप्स लिख दिए, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप इक्वल टू 64 ड्रॉप। लेकिन हमें पता है, क्या पता है कि अगर हम क्वांटाइजेशन की वैल्यूज की बात करें तो जो बिग ड्रॉप होगा, मान लेते हैं कि एक ड्रॉप पे कितना चार्ज है, स्मॉल क्यू है, तो 64 ड्रॉप में कितना हो, जब इसका वॉल्यूम इसके बराबर है तो हम कह सकते हैं कि टोटल जितना इसका वॉल्यूम है उतना उसका चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज ऑन बिग ड्रॉप इक्वल टू कितना होगा, 64 इंटू चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप। ये क्लियर हो रहा है ना? जो स्मॉल ड्रॉप्स में जो चार्ज है उसका 64 ड्रॉप्स है तो 64 से मल्टीप्लाई होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कैपिटल क्यू है तो ये कितना होगा, 64 क्यू स्मॉल क्यू। इसकी वैल्यूज कितनी है, स्मॉल क्यू है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। या फिर हमने पढ़ा है क्वांटाइजेशन पढ़ा, क्यू इक्वल टू एन ई, तो ई कितना है, चार्ज है, क्यू से डिवाइड कर दिया, ये से भी कह सकते हो कि क्यू इक्वल टू एन ई, ठीक है। तो यहाँ पे एन इक्वल टू कितना है, 64 है, और जो ई है वो क्यू है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू 64 और। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो जिससे आपको समझ में आए, लेकिन यहाँ पे हमें बताना है उसके बराबर है तो मेंशन करना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर कितना आया, 64 क्यू। ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा था, करेक्ट आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर डी था। गुड, डी था 64 क्यू। तो ये करेक्ट है ना, यही है ना। तो इस तरह से ये आंसर आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, देयर इज एन एयर फील्ड 1 picofarad parallel plate capacitor. When the plate separation is doubled and the space is filled with the wax, the capacitance increases to 2 picofarad. The dielectric constant of wax is ... Option number A 2, option number B 4, option number C 6 और option number D 8. Select the correct answer within 10 seconds. Correct answers of these questions is options B 4. माय डियर स्टूडेंट, अब हम करेंगे सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 का। कैसे इसका आंसर जो है के की वैल्यू 4 आता है, मतलब ऑप्शन बी सही है। तो एक बार रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या है, देयर इज एंड द एयर फील्ड 1 picofarad पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अच्छी तरह से समझना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी वैल्यूज दी गई है 1 picofarad। 1 picofarad ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यूज दी गई है। एंड व्हेन द प्लेट इज सेपरेशन इज डबल्ड, अगर उसकी डिस्टेंस डबल कर दी जाए, एंड द स्पेस इज फिल्ड विद द वैक्स, ठीक है, वैक्स से पूरा स्पेस फिलअप कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस इंक्रीज 2 picofarad। तो जो उसके कैपेसिटेंस की वैल्यूज है वो 2 पिको हो जाती है, जबकि फर्स्ट में क्या था, जब वैक्यूम था तो क्या था, 1 picofarad था, जब उसमें वैक्स फिलअप कर दी गई तो 2 picofarad हो जाता है। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्स इज, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पहले फार्मूला बता दीजिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, चलिए बोलिए क्या होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, बोलिए भाई, नहीं बोलोगे, चलो मैं ही लिख देता हूं, के एप्सिलॉन नॉन ए बाई डी। और ये के क्या है, यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। के क्या है, के इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस में के की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि C इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन ए बाई डी, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि अगर इसमें वैक्स भर दी जाती है, क्या भर दी जाती है, वैक्स अगर फिलअप कर दी जाती है
तो उसका क्या होगा, सपोज दैट जब वैक्स फिलअप करने के बाद कैपेसिटेंस क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, ठीक है, इन वैक्स, अभी वो वैक्यूम में था तो क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू सी डैश, अगर हम निकालते हैं सी डैश तो क्या हो जाएगा के डैश एप्सिलॉन ए बाई, और इसकी वैल्यूज क्या हो जाती है, डी की वैल्यू डबल होता है, हम इसको डी डैश ही मारेंगे क्योंकि उसकी एरिया सेम है, एरिया में बदलाव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है इसकी वैल्यूज डी डैश कितनी हो जाती है, 2d हो जाती है, मतलब डबल ऑफ द डिस्टेंस हो जाती है, और के की वैल्यूज हमें मालूम है, हमने के रख दिया यहाँ पे, अगर यहाँ के इक्वल टू 1 रख दिया तब इसको हम के डैश की जगह पे के लिख सकते हैं, या के डैश ही रखो ना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रखेंगे, के डैश हमें निकालना है और बाकी वैल्यूज हमें दी गई है, ठीक है। अगर वो डी है तो कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, और दूसरा हमें सी की वैल्यूज गिवन दैट है, कितना है 1 पिको फैराड, तो 1 पिको फैराड है, इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻12 फैराड, ठीक है। तो ये सी की वैल्यू मेंशन है हमारे पास दिया गया है। अब हमें बताना है कि के की डैश की वैल्यूज क्या होगी। अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में सपोज दैट इक्वेशन नंबर हम इसको 1 मान लेते हैं, 2 मानते हैं और इसको 1 मानते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप देख सकते हो जो क्वेश्चन नंबर हमारे 2 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम डी की वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा कि सी डैश हमारा हो जाएगा के डैश एप्सिलॉन नॉन ए बाई 2d हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि डी डैश की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2d मेंशन करेंगे। तो इसमें इक्वेशन नंबर 3 है, और कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 and 3, कहने का मतलब जो वैल्यूज यहाँ एप्सिलॉन ए है यहाँ पे भी वही वैल्यूज है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या लिखेंगे, हैव यू रिटन दिस, ओके। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है मुझे, एप्सिलॉन ए बाई डी। तो आप देख सकते हो सी डैश इक्वल टू के डैश बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉन ए बाई डी, और ये कितना है सी है, अभी हमने लिखा था सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, सी डैश इक्वल टू के डैश बाई 2 इंटू सी, और हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है, हमें निकालना है के डैश। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो के डैश क्या होगा, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2c डैश इंटू सी, डिवाइड कर देंगे इधर तो क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ c डैश एंड c, दोनों की वैल्यूज मेंशन है, एक का 1 पिको फैराड है और दूसरे के इसको मान लेते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर क्या है 3, putting the value of c dash and c in equation number 3 we get, क्या लिखेंगे, k dash इक्वल टू 2 c dash कितना है 2 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, और c की वैल्यू क्या थी 1 इंटू 10⁻⁻12, तो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया। तो ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन वैक्स इक्वल टू कितना होगा 4। ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन था, ये ऑप्शन नंबर बी। हमारा करेक्ट आंसर क्या था, जो हमने बताया था वो सही है, बी इज द करेक्ट आंसर, 4 इज करेक्ट आंसर। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ कोई डाउट है तो पूछो, एनीवन हैव एनी डाउट, नहीं है तो ठीक है लिख लो। क्वेश्चन नंबर 15, द कैपेसिटेंस ऑफ मेटालिक स्फीयर will be 1 microfarad if its radius is nearly ... Option A 9 kilometer, option B 10 meter, option C 1.11 meter, option D 1.11 centimeter. Select the correct answer within 10 seconds.
करेक्ट ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चंस इज ऑप्शन ए 9 किलोमीटर। माय डियर स्टूडेंट, अब हम सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का, जो अभी जस्ट हमने इसका आंसर सेलेक्ट किया था। आंसर कौन सा सेलेक्ट किया था? ए 9 किलोमीटर। ठीक है, अब ये कैसे आता है देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ मेटालिक स्फीयर विल बी 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, एंड इट्स रेडियस इज नियरली, क्या होगी इसकी हमें रेडियस निकालनी है। मतलब क्वेश्चन बहुत छोटा दिया गया है। मेटालिक लिखिए, जो दिया गया वो लिख डालिए। गिवन दैट, ठीक है, क्या दिया गया है? कैपेसिटेंस ऑफ मेटालिक स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ मेटालिक स्फीयर कितना दिया है? 1 पिको फैराड, 1 माइक्रोफैराड, नॉट पिको। हाँ, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 इंटू 10⁻⁻⁶ फैराड। ठीक है, ये हमारा सी की वैल्यूज दी गई है। क्या है? सी इक्वल टू गिवन दैट। और हमें बताना है, क्या बताना है? रेडियस ऑफ कैपेसिटेंस। तो चलिए बता दीजिए फार्मूला। वी नो दैट, आप सबको पता होगा ना, बताइए। वी नो दैट, ऐसा जानते हो। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ द मेटालिक स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ मेटालिक स्फीयर इक्वल टू, कितने लोगों को याद है? बोले कितना होता है? एक हम पैरेलल प्लेट के लिए पढ़े थे, जो अभी हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आने वाला है उसमें भी उसका यूज होगा, पैरेलल प्लेट का। तो पैरेलल प्लेट का, चलो इसको पहले हम लिख देते हैं। ये होता है 4πε0 इंटू r। ठीक है, कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, जो भी हम स्फीयर की रेडियस लेंगे वो लिखेंगे। ठीक है, ये तो पैरेलल कैपेसिटेंस ऑफ द मेटालिक स्फीयर का है, लेकिन हम पैरेलल प्लेट का भी पढ़े थे। कुछ लोग क्या करते हैं कि पैरेलल प्लेट का लिख देते हैं, जैसे क्या हम इस साइड में लिखते हैं। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, ये होता है ε0a/d। ठीक है, तो हमें इसका यूज नहीं करना है। यहाँ पे क्या है? मेटालिक स्फीयर है, तो ये फार्मूला लगाना है। मोस्टली हमें यही याद होता है। इसको लगाते कहाँ लगाएं, क्या निकालें? डी, कैसे डी है, आर है, क्या है, तो हो जाती है यहाँ प्रॉब्लम। तो हमारे सी का फार्मूला, तो हम क्या निकालेंगे? मेटालिक स्फीयर का ये फार्मूला लगाएंगे, 4πε/r। तो यहाँ पे लिखेंगे 4πε0 इंटू आर। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है आर, रेडियस निकालना है। तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस आर इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे? c/4πε0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू सी। यहाँ पे आपने के की वैल्यू पढ़ा होगा, 1/4πε0 ये होता है। तो जहां पे 1 है वहां पे क्या लिख सकते हो? 1/1 तो के सी लिख सकते हो। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक, वो हमारा कोलम्बियन कांस्टेंट है के, और सी हमारा कैपेसिटेंस है। तो इसकी वैल्यू रखिए। के की वैल्यू कितनी है? अच्छा, कितने लोगों को याद है? चलिए बताइए, फटाफट बताइए, के की वैल्यू बताइए। व्हाट इज वैल्यू ऑफ के? नहीं मालूम? सोचो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सी दिया गया है, के हमें पता है, अब इसकी वैल्यूज को रखना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करें। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, इसका कोई नाम देना है तो दे दो। सपोज दैट ये इक्वेशन कौन सी है? 1 है। तो हम क्या करेंगे? अभी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। हैव यू रिटन दिस? रफ करें हम इसको। ठीक है, चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू पुट करना है? के एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, चलो भाई, रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या होगा? आर की जगह पे क्या लिखेंगे? के की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁻⁹, और सी है पिको, मतलब माइक्रोफैराड था। कितना था? 1 इंटू 10⁻⁻⁶। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 10⁻³
ये क्या है, मीटर है, कितना है, मीटर में आंसर आया रेडियस। तो इसको अगर हम कहें किलोमीटर में करें तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 9 किलोमीटर। बोलिए ऑप्शन कौन सा है, ये R की वैल्यू ए ऑप्शन है। तो आप लिख सकते हो कि ये जो आपने किया है वो ये करेक्ट आंसर है और यही आना भी चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन कौन सा था, ए था। आंसर हमारा क्या था, ए था और उसकी वैल्यू थी 9 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है और ये आंसर भी आ गया, सोल्यूशन भी है। तो इन दिस वे यू कैन डू। इसमें सबसे ज्यादा फार्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, फिर उसमें कौन से फार्मूले यूज करने हैं वो हमारे माइंड में तब आएगा जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन को एक तरह के कई बार कई क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा करना क्या है। ठीक है, और इजिली आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू।